गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन की लगभग समस्त बातों को देख चुके थे कि उनका उद्देश्य क्या था, उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए। अब आज हम उनकी अंतिम कड़ी में आते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को क्या देन रही है, क्योंकि अब तक जितना भी हमने दर्शन उनका पढ़ा है उसके अनुसार हमको इतनी बात तो समझ में आ गई कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक परिस्थितियों में, स्वाभाविक वातावरण में और बालक केंद्रित शिक्षा पर विशेष रूप से बल देते थे। इसीलिए शिक्षा को देन सबसे पहली बात जो थी उनके अनुसार जो उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण जो बात दी थी वह थी शिक्षा का व्यापक स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया। व्यापक रूप में समझा, ठीक है। यानी कि शिक्षा को उन्होंने एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित विषय में या केवल एक भौतिक ज्ञान तक ही उन्होंने शिक्षा को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने शिक्षा को, उनकी दृष्टि में शिक्षा व्यापक सर्वत्र विद्यमान थी। इस और वहीं से यानी कि बालक के सराउंडिंग प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य उपस्थित था। जीवन जीने के लिए उसके आसपास जितना भी आसपास का वातावरण है, प्रकृति के, सामाजिक के, किसी भी प्रकार का, हर एक से वो कुछ न कुछ सीख पाता है या हर एक के बारे में जानना उसकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को व्यापकता में उसको स्वीकार किया और उनका मानना यही था कि शिक्षा को हम केवल एक किताबी ज्ञान पर या चंद श्लोकों तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। इसीलिए व्यापक रूप जब उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण से देखा तो उसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों जीवन से संबद्ध हो। पाश्चात्य व भारतीय दोनों के जीवन से यानी कि शिक्षा कैसी हो, व्यापक रूप में शिक्षा को जब देखा तो उसकी व्यापकता को उन्होंने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जितना महत्व दिया उतना ही महत्व उन्होंने पाश्चात्य जीवन, संस्कृति और सभ्यता को भी दिया। इसीलिए वे चाहते थे कि बालक केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही सीमित होकर न रह जाए, बल्कि वे भौगोलिक दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर, जिसे हम कहें कि वैश्विक स्तर पर जो एक वैश्विक सभ्यता है उसको वो समझ सके, जान सके और उसके बारे में वे ज्ञान को अर्जित कर सके, जिससे कि उस वैश्विक सभ्यता के साथ में, वैश्विक समाज समुदाय के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अनिवार्य है कि उसे उस सभ्यता और संस्कृति को भी समझा जाए, जाना जाए, वहाँ के जीवन दर्शन को समझा जाए, जिससे कि उसके साथ में किस तरह से तालमेल बनाया जा सकता है, इसका बालक को समझ उत्पन्न हो सके। इसीलिए वे पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों के ही जीवन से संबंधित शिक्षा पर बल। अगली बात इसमें यही पर उन्होंने इसका जो व्यापकता को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यात्म एवं भौतिक दोनों तत्वों को स्थान दिया है।
आध्यात्म एवं भौतिक। दोनों तत्वों को स्थान। जहां पाश्चात्य और भारतीय दोनों जीवन पर बल दिया, वहीं पर आध्यात्म एवं भौतिक दोनों ही प्रकार के तत्वों के अध्ययन पर या उनकी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को जो देन है उनकी, उसमें उन्होंने जहां पाश्चात्य भारतीय संस्कृति में तालमेल की दृष्टिकोण से दोनों के जीवन से संबंधित शिक्षा पर बल दिया, तो वहीं पर आध्यात्म और भौतिक, क्योंकि आध्यात्म मनुष्य को एक धार्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसित करता है। भौतिक जो शिक्षा है या भौतिक ज्ञान है, वह बालक को या व्यक्ति को अपने जीवन को जीने के लिए जो संसाधनों को जुटाना, उसको सरल सुगम बनाना, आरामदायक बनाने के लिए उसको इन सभी तत्वों को जानना समझना अनिवार्य होता है। भौतिक से मतलब केवल एक भौतिक संसाधन ही नहीं है जो मानव निर्मित है, बल्कि ये उन समस्त भौतिक संसाधनों को या भौतिक तत्वों की बात करते हैं जिसे हम देख छू समझ सकते हैं। आध्यात्म जो कि हम एक तरह से कहा जाए कि अपनी अमूर्त ज्ञान के माध्यम से जिसे हम अर्जित कर सकते हैं। तो अर्थात कि अगर हम शिक्षा में अगर इस बात पर बल देते हैं कि वर्तमान में सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, तो सर्वांगीण विकास में जहाँ बालक में तर्क चिंतन मनन की बात की जाती है, उसके मानसिक विकास की बात की जाती है, तो उस मानसिक विकास के लिए दोनों तत्वों का या दोनों दृष्टिकोणों का होना अनिवार्य है। अमूर्त दृष्टिकोण से भी वह ज्ञान को समझ सके और मूर्त दृष्टिकोण से भी वह हर तत्व को समझ सके। कहने का मतलब यह है कि जो कल्पना आज हम सर्वांगीण विकास की वर्तमान में बार बार करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने इतने समय पूर्व ही इसकी कल्पना कर ली थी और शिक्षा को उनकी ये एक बहुत बड़ी देन थी कि उन्होंने शिक्षा को एक व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए और उसको इस तरह से परिभाषित किया कि उसमें न केवल भारतीय सभ्यता, जिसको हम कहें कि कुएं के मेंढक की तरह ही हम एक ही स्थान पर टर्टर करते रहे, ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हर वो मार्ग उन्होंने सुझाया जो कि हमें भारतीय सीमाओं से परे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को समझ सकना और उनके अनुकूल अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ में उसके साथ में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और भारतीय सभ्यता संस्कृति में तालमेल स्थापित करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत को एक पहचान दिला सके। तो उस इस तरह के व्यक्ति को तैयार करना जो शिक्षा का ही कार्य था, इसीलिए व्यापक रूप में उन्होंने शिक्षा को देखा और आदर्शवाद के भी समर्थक थे या उसके अनुयायी थे, इसीलिए वे आध्यात्म में भी बल देते हैं क्योंकि वे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनन्य भक्त थे। वे आदर्श मूल्यों की बहुत को मानते थे, उसका बहुत समर्थन करते थे या उसकी वकालत करते थे, इसीलिए वे आध्यात्म पर भी बल देते और भौतिक, क्योंकि वो प्रकृतिवादी थे। उनको मतलब जहाँ आदर्शवादी थे वहीं पर वे प्रकृतिवादी भी थे, इसीलिए वे प्रकृतिवादी विचारधाराओं के अनुसार भौतिक सभ्यता और संस्कृति या कि भौतिक तत्वों पर भी बल दिया करते थे। अगली बात यहाँ आती है इनकी प्रकृति से घनिष्ठता। प्रकृति से निकट, प्रकृति से निकट संबंध, यानी कि इनके जो संबंध वे प्रकृति के बहुत निकट संबंध पर बल देते थे, क्योंकि उनकी जो विद्यालय की कल्पना थी वह भी प्रकृति की गोद में खुले वातावरण में पेड़ के नीचे बैठकर बालक अध्ययन करे, इस बात का वह समर्थन करते थे या इस बात पर बल देते थे। तो निश्चित है कि जब वो बालक को इस तरह से शिक्षा देने पर बल देते थे तो उनकी जो विचारधारा है वो प्रकृतिवादी थी। वे प्रकृति के बहुत नजदीक थे, प्रकृति को मतलब कि एक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से सीखने पर बल देते थे, क्योंकि प्रकृति के हर तत्व में हर कण कण में ज्ञान या
मतलब कि ये कहा जाए कि बालक को प्रकृति के निकट लेके जाने पर विशेष रूप से बल उन्होंने दिया और इसीलिए प्राकृतिक रूप से बड़े होने या विकसित होने की जो विचारधारा थी उसका उदय या उसका जो देन वह रविंद्रनाथ टैगोर की मानी जा सकती है। अगली बात आती है इसमें प्रकृति का प्रभाव। इसको ले सकते हैं प्रकृति के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रकृति का प्रभाव, जीवन के हर पक्ष पर, हर तत्व पर, हर क्षण वे प्रकृति का प्रभाव मानते थे और इस बात को उन्होंने साबित भी किया कि बालक के रहन सहन खान पीन व्यवहार आचार विचार सब पे प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अगर बालक एक गंदे वातावरण में या गंदे कहना चाहिए कि सराउंडिंग में अगर वो रह रहा है तो उसकी विचारधारा में भी उतनी ही पवित्रता या यूँ कहा जाए कि एकदम खुलापन नहीं होगा। और अगर वो प्राकृतिक रूप से एकदम खुले वातावरण में स्वच्छ वातावरण में रहता है तो वो स्वच्छंद नहीं स्वतंत्र होकर विचार करने की क्षमताओं का उसमें विकास होता है, यानी क्योंकि उसके स्वास्थ्य उस हिसाब से प्रभावित होता है। इसीलिए उसके जीवन के हर पक्ष पर प्रकृति का प्रभाव को उन्होंने बल दिया है और उसी के अनुकूल बालक को शिक्षा प्रदान करने की उन्होंने वकालत की। अगला है दर्शन व वास्तविक जीवन परिस्थितियों का संबंध। दर्शन व वास्तविक जीवन में संबंध। दर्शन व वास्तविक जीवन में, क्योंकि केवल एक दर्शन जो है केवल एक दार्शनिक विचारधारा से जीवन नहीं जिया जा सकता है। केवल विचारों से हम जीवन को सुगम सरल या आसान नहीं बना सकते हैं। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शन पर जहां बल दिया, यानी कि दार्शनिक विचारधाराओं को बल दिया, तो उसका उन्होंने किस तरह से कि वास्तविक जीवन में संबंध है कि केवल हम दार्शनिक विचारधाराओं को धारण करने वाले ही नहीं हो, वास्तविक जीवन में उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस चीज की उन्होंने शिक्षा के माध्यम से हमारे सामने ये एक नवीन विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। वे सौंदर्य के प्रति जागरूक करना या सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध के प्रति भी वे काफी सजग थे, या यूँ कहा जाए कि बहुत बड़े इसके समर्थक थे या इसके पक्षधर थे, क्योंकि वे उनका मानना था कि अगर व्यक्ति में सौंदर्य बोध है, किसी भी तत्व की, किसी भी विचार की, किसी भी वस्तु की सुंदरता देखने की क्षमता अगर किसी में है, तो कैसी भी वस्तु दिखने में चाहे वो कितनी भी टूट या मतलब गंदी दिखती हो, लेकिन अगर हमें सौंदर्य बोध है, हम सौंदर्य को ढूंढने देखने की क्षमता रखते हैं, तो हमें उसमें भी सुंदरता दिखाई देने लगे। विचारों की जहाँ बात आती है तो हम अगर हम सौंदर्य के प्रति समर्थक हैं या सौंदर्य को देखने की हम जिज्ञासु हैं या हमारी आदत है, तो ये समझिए कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी, नकारात्मक विचारधाराओं में भी सकारात्मक गुणों को ढूंढ लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। इसीलिए वे सौंदर्य के प्रति बहुत रुचि रखते थे, सौंदर्य के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि बालक को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो हर जगह हर वस्तु की सुंदरता को देखने की क्षमता उसमें विकसित हो सके। केवल उसके अवगुणों को ही नहीं, अगर आप में सौंदर्य बोध है तो आप गुणों को देखने की क्षमता भी विकसित करेंगे या गुणों को
हेतु विभिन्न प्रयास। मानव जीवन एवं शिक्षा हेतु प्रयास। ठीक है ना। इस पॉइंट को लेने से पहले मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि सौंदर्य बोध की शिक्षा के लिए उन्होंने संगीत, नृत्य, वादन, नाटक मतलब अभिनय, चित्रकारी आदि की शिक्षा पर बल दिया था। या विद्यालयी शिक्षा में सौंदर्य बोध का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं और संगीत कलाओं का उपयोग या उनको विषय के रूप में बालकों को पढ़ाने का उन्होंने समर्थन किया। और यही कारण है कि विद्यालयों में संगीत, ललित कला आदि विभिन्न कलाओं से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी। फिर बात है मानव जीवन एवं शिक्षा हेतु प्रयास कि मानव जीवन कैसा हो, किस तरह का हो, कैसे जीवन जिया जा सकता है, उसमें किस प्रकार के, कहने का मतलब कि मानव जीवन जीने के लिए किस तरह की योग्यता, क्षमता या गुणों की आवश्यकता है, शिक्षा के माध्यम से उन गुणों का विकास बालक में किया जा सकता है। और ऐसे विषयों का चयन करने पर उन्होंने बल दिया। इनकी ये शिक्षा बहुत बड़ी देन थी। उसके बाद है भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा। शिक्षा का आधार भारतीय संस्कृति। इन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि शिक्षा जो है वह भारतीय संस्कृति का को कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसा ना हो कि केवल पाश्चात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, यानी कि बालक को शिक्षा ऐसे विषयों का चुनाव किया जाए जो भारतीय संस्कृति का की शिक्षा बालक को प्रदान कर सके। इसके बाद सत्य पर बल, सत्य आधारित शिक्षा। शिक्षा जो है वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। कहने का मतलब ये था कि बालक को सत्य को देख लेना, सत्य को समझना, सत्य को जानना, सत्य को कहना, सत्य को प्रदर्शित करना, खोजना, ढूंढना की क्षमताओं का विकास हो सके, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात शिक्षा का आधार ऐसा हो जिससे कि बालक में सत्यता के गुणों का विकास हो सके। सत्यता के गुण यानी कि सत्य को खोजना, समझना, कहना जैसे गुणों का विकास उसमें हो सके। अगली बात इसमें है वह है स्वाभाविक व स्वाभाविक विकास पर टैगोर ने बालक के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बालक के विकास में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं आनी चाहिए और दूसरा शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए। दो बातों पे यहाँ पे उन्होंने विशेष रूप से बल दिया, कृत्रिमता व शीघ्रता। कि शिक्षा इस तरह की हो जिसमें कि कृत्रिमता ना हो। अगर कृत्रिमता होती है तो निश्चित है कि बालक का स्वाभाविक विकास नहीं होगा। और दूसरी बात, शीघ्रता ना की जाए। अगर शीघ्रता की जाती है तो शीघ्रता करने क्या, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हैं जो बालक से अछूती रह जाती
जिससे कि जो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान बालक को प्राप्त होना चाहिए या पूर्ण ज्ञान तक बालक पहुंचना चाहिए, वह चीज संभव नहीं होती है। इसीलिए बालक के स्वाभाविक विकास पर वो जैसा चाह रहा है उसे अपनी गति से, अपने तरह, जैसे कि एक पौधा है, उसको माली अपने हिसाब से जल सींचता है, उसकी रख रखाव, उसका पालन पोषण करता है, लेकिन पौधा अपनी ही गति से बढ़ता है। शीघ्रता कभी हमको ऐसा नहीं दिखा कि कोई पौधा आज बीज बोया और कल बड़ा सा वृक्ष बन गया, ऐसा नहीं होता, उसकी अपनी गति होती है। वही चीज है कि बालक के ज्ञान के अर्जित करने की भी हर बालक की अपनी गति होती है। कोई शीघ्रता से किसी चीज को समझ लेता है, कोई उसको समझने में कुछ समय लगता है और किसी को बहुत अधिक समय लगता है। कभी कोई व्यक्ति बालक समझ ही नहीं पाता। तो हर एक की अपनी मानसिक योग्यता, क्षमताएं होती हैं, उसकी रुचि होती है, तो ऐसे में उसके सीखने की गति अलग अलग होती है। तो वो स्वाभाविक रूप से, तो वो जिस तरह से सीख सकता है, जैसे सीखना चाहता है, उसे वैसा ही स्वाभाविक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगली बात आगे बढ़ाए, पुस्तकों की पुस्तकों की तुलना में बालक पर ध्यान, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया था कि पुस्तकों पर जोर देने की बजाय बालक के विकास पर जोर दिया जाए, कि पुस्तक में क्या लिखा है बालक उसी को पढ़े। इस चीज पर बल न देकर बालक के अपने स्वाभाविक तरीके से उसके सीखने की अपनी योग्यता, क्षमताओं के अनुसार उस पर बल दिया जाना चाहिए, न कि पुस्तकीय ज्ञान पर। एक तरह से कहा जाए कि व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाए, न कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाए। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने पर बल दिया था, और इसी का यही एक कारण था कि उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना। उन्होंने महत्व किसको दिया? बालक पर ध्यान देने पर अधिक बल दिया, और इसीलिए इसने बाद के शिक्षा का जो है स्वरूप हमारे सामने आया। फिर बाद में स्वतंत्र सीखने की स्वतंत्रता, सीखने की स्वतंत्रता, यानी कि बालक को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। एक बंधन हो वातावरण में सीखने की बजाय बालक को सीखने के लिए समस्त स्वतंत्र अवसर उपलब्ध कराने पर बल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगली बात है नवीन और मौलिकता को स्थान। नवीनता नवीनता और मौलिकता पर स्थान, उन्होंने नवीनता और मौलिकता को स्थान दिया था कि किस तरह के नवीन ज्ञान बालक के सामने आता रहना चाहिए और मौलिकता उसकी बनी रहे। ऐसा है कि उसमें अगर प्राकृतिक जो परिवर्तन की आवश्यकता है समय की मांग के अनुसार वो परिवर्तन हो, लेकिन कोई भी तत्व अपना मूल आधार नहीं छोड़ता है, अर्थात उसकी मौलिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए ज्ञान का जो स्वरूप है वो उन्होंने उसमें नवीनता पर बल दिया और वहां पर उसकी मौलिकता को बनाए रखने का जो था उस पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया था। फिर बाद में है शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान। अंत में जो था उन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बालक प्रमुखता, लेकिन उसके बावजूद भी इस शिक्षक को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया था। क्यों? कि बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए कोई तो मार्गदर्शक चाहिए,
और वो दर्शक कौन है, मार्गदर्शक कौन होगा, वह शिक्षक है। क्योंकि बालक को हम कहते हैं कि ठीक है, बालक अपने हिसाब से किसी कार्य को करना सीख रहा है, तो एक वहां पर कोई मार्गदर्शक वहां होना चाहिए, जिससे कि बालक कुछ गलत प्रक्रिया को ना करे, ना सीखे, गलत कार्य करना ना सीखे। तो उसके लिए जरूरी है गलत मतलब जो कहना चाहिए असत्य ज्ञान को वो अर्जित ना करे। इसीलिए एक तरह से कहा जाए कि परिस्थितियों को नियंत्रित रखने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, वह शिक्षक है। इसीलिए उन्होंने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया कि शिक्षक इतना महत्वपूर्ण है कि उसको इस बात का ध्यान रखना हो कि बालक को उस केंद्र में रखते हुए वह किस प्रकार से शिक्षित कर सकता है। अपने अनुकूल नहीं, बालक के अनुकूल उसे शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसीलिए उन्होंने बालक को विशेष महत्व प्रदान किया। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज हम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था, उनकी शैक्षिक विचारधाराएं थी, उसको हम पूर्ण करते हैं और उसी के आधार पर आज हमारा एक प्रश्न होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को ये आपका 300 शब्दों का प्रश्न होता है। इस आधार पर आपको पूरा एक तरह से ऐसे टाइप आंसर है, इसको उसी के आधार पर आपको लिखना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले